नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 की, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ये थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग तथा निचले भाग को निचला नगर कहा। इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, तो इसके कई भागों में विभाजित किया गया था। तो जो पश्चिमी भाग वाला था, तो वो क्या था, वो उसका जो क्षेत्र था वो छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना था, तो उसका नाम दिया गया था नगर दुर्ग। पुरातत्वविदों के द्वारा पश्चिमी भाग पर स्थित इलाके को नगर दुर्ग कहा गया। और पूर्वी भाग जो था, वो क्षेत्र जो था उसका क्षेत्रफल बड़ा था और वो निचले स्तर पे था, निचले इलाके में स्थित था, तो इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था निचला नगर। तो आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी वाले भाग को नगर दुर्ग कहा था और पूर्वी भाग को निचला नगर कहा था। नेक्स्ट है, नगर दुर्ग के मोहनजोदड़ो में महान स्नानघर मिला है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि महान स्नानघर कहाँ से मिला, तो वो है मोहनजोदड़ो से। ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जो कि किस भाग में, ये है पश्चिमी भाग में, क्योंकि यहाँ दिया है ना नगर दुर्ग के, तो यानी कि पश्चिमी भाग में था ये। इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था, यानी कि जो ये महान स्नानघर था, इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। पानी रिसाव रोकने हेतु प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने हेतु 2 तरफ सीढ़ियाँ और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी कुएं से भरा जाता था तथा उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आपका कि महान स्नानघर के हमें कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ये है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। इसे बनाने में किसका यूज़ हुआ था, तो ईंट और प्लास्टर का यूज़ हुआ था। पानी के रिसाव को रोकने हेतु प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इसमें पानी कहाँ से भरा जाता था, कुएँ से भरा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं 2 तरफ और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नेक्स्ट है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अग्निकुंड के साक्षी कहाँ से मिले थे, तो वो मिले थे कालीबंगा और लोथल से। ठीक है, अब देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया कि उस समय लोग यज्ञ करते थे। नेक्स्ट है, ये नगर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिली हैं। यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र, पत्थर के बाट, मोहरे, मानके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सब हमें चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी इन क्षेत्रों से। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। तो जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब कि यहाँ तक पूरा ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, और यहाँ से हमें मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिस पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। ठीक है, हमें पत्थर के बाट मिले, मोहरे मिले, मनके मिले, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, बाटों को चर्ट पत्थर से बनाया गया था। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह आ सकता है कि बाटों को किस पत्थर से बनाया गया था, तो इसका आंसर है बर्ट पत्थर से बनाया गया था। फिर है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं वे अधिकांशतः पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। नेक्स्ट है, तांबे और कांसे से क्या क्या बनाया जाता था, तांबे और कांचे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके अधिकांशतः कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मनके किससे बनाए गए थे, किस पत्थर से बनाए गए थे, तो आपका आंसर होगा कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ध्यान रखिएगा, किसकी मोहरें? पत्थर की मोहरें बनाते थे जो आयताकार होती थी। आयताकार बोलते हैं रेक्टेंगुलर को, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसमें। और इस पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये लोग काले रंग से डिज़ाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग से डिज़ाइन बनाते थे। नेक्स्ट है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो आपका यहाँ से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कहाँ पे की जाती थी? तो वो मेहरगढ़ में की जाती थी लगभग 7000 साल पहले। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जहाँ से कपड़े के अवशेष मिले हैं और चांदी के एक फूलदान ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले, ठीक है। और यहाँ पे जो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी हुई तकलियाँ, सूत कताई, आई थिंक जो सूत कताई की जाती थी ना उसको बनाया जाता था तो वो फेन से बनी होती थी तकलियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेन्स है ना तो वो कैसे तैयार किया जाता था? तो मैंने छोटा सा इसके बारे में लिखा है कि ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेन्स जो था ये कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ये चिकनी परत का रंग प्रायः नीले या हल्का समुद्री हरे रंग का होता था, ठीक है। जो यहाँ पे स्फटिक पत्थर है इसे हम, ये एक खनिज है क्वार्ट्ज जिसे हम बोलते हैं, यह रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक है, ठीक है। नेक्स्ट है, फेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तांबे का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो वो आयात करते थे राजस्थान से, और पश्चिमी एशियाई एक देश है जिसका नाम है ओमान, वहाँ से ये लोग तांबे का आयात करते थे। नेक्स्ट है, कांसा बनाने के लिए, कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, यानी कि तांबे के साथ टिन मिलाकर के कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो उस टिन का जो आयात किया जाता था वो ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। फिर है सोने का कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। तांबे का अगर आयात पूछता है तो वो राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था, और टीन का आयात किया जाता था ईरान और अफ़गानिस्तान से, सोने का कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? गुजरात, ईरान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, देखिए जो कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज, तांबा मतलब होता है कॉपर, बहुमूल्य पत्थर मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीशियस स्टोन्स, मन के मतलब होता है बीडेड। नेक्स्ट है, पौधों के अवशेषों के अनुसार हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। यानी कि जो भी वहाँ के पौधों के अवशेष मिले हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। नेक्स्ट है, कच्छ के इलाका कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे खदीर बेद एक जगह है, उसके किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यह नगर 3 हिस्सों में बटा था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यानी कि जो धौलावीरा जो एक जगह हमें मैंने आपको बताया कि जो कच्छ का इलाका गुजरात में धौलावीरा नगर बसा हुआ था, यह नगर जो था 3 हिस्सों में बटा था, और यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त हुए जिसमें हड़प्पा जो लिपि थी, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया था, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। नेक्स्ट है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। ध्यान से सुनिएगा, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती नदी थी, साबरमती नदी की एक उपनदी, ठीक है। तो उसके किनारे लोथल नगर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट है, लोथल नगर
पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस गृह से मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरबंदी मतलब होता है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। देखिए जो ये मोहरबंदी मतलब क्या होता था ना कि जैसे अभी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ मंगाते ऑनलाइन, वैसे भी कुछ भी चीज़ मंगाते हैं तो वो डब्बे में पैक होके आती है, पूरी अच्छे से होती है ना पैकिंग उसकी, फिर हम उसे देखते ही पता चल जाता है कि हाँ इसको किसी ने नहीं खोला। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि जो वो चीज़ें एक स्थान से दूसरी स्थान जाती थी, जैसे भंडार गृह से ही कहीं कुछ चीज़ें जानी हैं तो वो इसको अच्छे से पैकिंग करते थे। और पैकिंग करने के लिए क्या करते थे वो कि ऊपर से मिट्टी का मतलब गीली मिट्टी पर दबाने एक छाप थी, जो मुद्रांकन होता है ना, अपना मुद्रांकन को क्या करते थे वो गीली मिट्टी पे दबा के छपा देते थे। मतलब कि जैसे आपने अपना सामान को पैक कर दिया और ऊपर से गीली मिट्टी लगाई और उस गीली मिट्टी पर क्या किया, उस मोहरबंदी की छाप रख दी। और अगर ये मोहर टूटी हुई मिलती थी तो समझ जाते थे लोग कि किसी ने इस पैकेट को खोला है। ठीक है, लेकिन अगर मोहर इसीलिए लगाई जाती थी इस साक्ष्य के लिए कि हाँ ये क्या है, किसी ने खोला नहीं है, आपका जो सामान है बिल्कुल सेफ है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यही था यहाँ पे मोहरबंदी का या मुद्रांकन का मतलब यही था कि कोई भी चीज़ जो पैक करते थे तो उस पर पहले क्या करते थे, क्योंकि पहले तो कुछ चीज़ें थी नहीं अवेलेबल, तो क्या करते थे गीली मिट्टी को लगाते थे और गीली मिट्टी के ऊपर उस मोहर की जो भी उनका साइन था अपनी पहचान का, तो उसको वहाँ पे छाप देते थे गीली मिट्टी पर। ठीक है, अब जिसके पास भी सामान जाता था अगर वो मोहर बिल्कुल भी ज़रा सी भी क्रैक नहीं है तो मतलब ये होता था कि किसी ने भी इसको नहीं खोला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस नगर से एक इमारत मिली है जहाँ पे संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी इसके बारे में जो मैं अभी आपको समझा रही थी, मुद्रा जिसे हम मोहर कहती हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी को पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मोहरबंदी किसे कहते हैं, तो मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। नेक्स्ट है, लगभग 3900 साल पहले इन नगरों का विनाश होने लगा। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे मैंने छोटा सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं फिर से कि जो तांबा था उसका आयात राजस्थान से, सोना का कर्नाटक से, टीन का अफ़गानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर का गुजरात से, यहाँ से आयात किया जाता था। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ कि मेहरगढ़ में कपास की खेती अभी आपको बताया था लगभग 7000 साल पहले की जाती होगी। नगरों का आरंभ कब शुरू हुआ था, लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई, लगभग 3900 ईयर पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये था हमारा आज का थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, डाउनलोड करके सुनिएगा, आपको इसके सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतने ही, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।